गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, ये किस स्टेट में एंडेमिक होती है, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और किस वजह से ये स्क्वेरल न्यूज़ में है, क्योंकि टोटल 42 ईयर्स के बाद ये जो फ्लाइंग स्क्वेरल है इसको एक बार फिर से रीडिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में, और ये यहाँ पे एंडेमिक तौर पे रहती है। ठीक है, तो लास्ट बार इसको डिस्कवर किया गया था 1981 में, और उसके बाद इसको नहीं देखा गया काफ़ी लंबे वक्त तक। तो ऐसा माना गया कि ये जो स्पेशीज़ है ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है या फिर सिमिलर स्पेशीज़ के साथ मिक्सड हो चुकी है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इसको क्लासिफाई किया गया एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द IUCN, और इसको लिस्ट किया गया अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पेशीज में आती है, जो कि टारगेट करता है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सर्च फॉर लॉस्ट स्पेशीज इनिशिएटिव। ओके, तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल कहाँ पाई जाती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि 42 साल के बाद एक बार फिर से ये स्पेशीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए कुछ स्पेशीज देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कई बार ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं। फर्स्ट है इम्पेशेंस करुप्पोसामी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये स्पेशीज पिछले दिनों चर्चे में थी और आपको बताना है ये किस चीज़ की स्पेशीज है। क्या ये कोई एनिमल स्पेशीज है या फिर फ्लोरा फाना क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली एक प्लांट की स्पेशीज है। नेक्स्ट है सोरिया पुंडुआना plant, a critically endangered species, has been recorded for the first time in which Indian state? ये जो प्लांट है ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है। हाल ही में हमने इसको पहली बार रिकॉर्ड किया है इंडिया में, मणिपुर स्टेट से। एल्बेट्रॉस विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? एल्बेट्रॉस एक तरह की बटरफ्लाई का नाम होता है। ठीक है, नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग मिला है हमें अरुणाचल प्रदेश से। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द घोल स्पेशीज एज द स्टेट फिश? हाल ही में गुजरात ने डिक्लेयर किया है घोल स्पेशीज को एज द स्टेट फिश। और लास्ट है कीटोडैक्टाइलस वेरेंटेंसिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज ऑफ गेको एंडेमिक टू विच इंडियन स्टेट? ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज है गेको की, जो कि हमें कुछ दिनों पहले मिजोरम स्टेट से मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, which Indian airport received recognition at UNESCO's 2023 PRIX Versailles? यूनेस्को का जो 2023 का PRIX Versailles है, इसमें कौन सा इंडिया का एयरपोर्ट है जिसको रिकॉग्निशन मिल चुका है? तो यहाँ पे आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका जो टर्मिनल 2 है इसने रिसीव किया है रिकॉग्निशन एट यूनेस्को के 2023 के PRIX Versailles इवेंट के दौरान। और याद रखिएगा ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो आंसर है बेंगलुरु सिटी। तो T2 ने अर्न किया स्पेशल प्राइज अपने इंटीरियर डिजाइन के लिए, साथ ही इसको एक्नॉलेज किया गया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग एयरपोर्ट। फाइन, तो ये जो यूनेस्को का PRIX Versailles होता है इसमें डिफरेंट वैल्यूज को अंडरस्कोर किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल हेरिटेज, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और बाद में T2 को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया, क्या? टर्मिनल इन अ गार्डन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके टर्मिनल 2 यानी कि T2 को ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन मिला है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए हम कुछ यूनेस्को रिलेटेड करंट अफेयर्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Church of Epiphany that has recently secured the prestigious UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation is located in which Indian state? तो ये एक चर्च है जिसने कि हाल ही में सिक्योर कर लिया है प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड को अपने कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट हैं पंजाब और हरियाणा स्टेट से, जिनको कि
ये प्रेस्टिजियस स्पॉट मिले हैं अमंग द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इसमें पहला है राम बाग गेट एंड रामपाट्स जो कि है अमृतसर में। सेकेंड है यहाँ पे पीपल हवेली। पीपल हवेली कहाँ पे लाई करती है? ये गुरदासपुर में लाई करता है। और थर्ड है यहाँ पे चर्च ऑफ एपिफैनी जो कि हरियाणा स्टेट में लाई करते हैं। तो ये 3 जगह हैं जिनको कि प्रेस्टिजियस स्पॉट मिले हैं अमंग द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। और ये जो रामबाग गेट की बात हो रही है जो कि अमृतसर में लाई करता है, इसने रिसीव किया है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस। वहीं चर्च ऑफ एपिफैनी ने जो कि गुरुग्राम हरियाणा में लाई करता है, इसने अर्न किया है अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने रिसीव किया अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, इंक्लूडिंग द फैनलिंग गोल्फ कोर्स इन हांगकांग, और इसी तरह के डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पे आपसे चर्च की लोकेशन पूछी जा रही है, लेकिन इन दोनों की लोकेशन भी आपको याद रखनी है, जिससे कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर बता सकें। कास्ट प्लेट्यू दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच कंट्री? कास्ट प्लेट्यू एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन से कंट्री में लाई करती है? आंसर इज इंडिया। गरबा which was included in the list of intangible cultural heritage by UNESCO is from which Indian state? गरबा जो डांस होता है गुजरात स्टेट का, इसको हाल ही में यूनेस्को ने ऐड कर लिया है अपनी intangible cultural heritage लिस्ट में। Which Indian city has been added to the UNESCO Creative Cities Network in Literature category? कुछ दिनों पहले जो केरला में लाई करने वाली कोझिकोडे सिटी है, इसको इन्होंने ऐड किया है अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर। कौन सी कैटेगरी में? लिटरेचर की कैटेगरी में। इसी के साथ म्यूजिक की कैटेगरी में इन्होंने ग्वालियर सिटी को ऐड कर लिया है अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लिटरेचर की कैटेगरी में कोझिकोडे को ऐड किया गया और म्यूजिक की कैटेगरी में ग्वालियर को। होयसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? होयसाला टेम्पल्स जिन्होंने हाल ही में रिसीव किया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर इज कर्नाटका। शांति निकेतन विच वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइज इन विच इंडियन स्टेट? शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ OPEC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो OPEC की मेंबर नहीं है, आपको ये बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉन्गो, गेबॉन, नाइजीरिया एंड कतर। देखिए एक्चुअली किस वजह से OPEC न्यूज़ में है, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। 21 दिसंबर को कंट्री एंगोला जो है, इन्होंने अनाउंस किया कि ये OPEC को अब लीव करेंगे। पहले ये इसके मेंबर हुआ करते थे और टोटल इन्होंने 16 साल तक इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन करे रखा। ठीक है, और इसी के साथ जो OPEC के मेंबर्स हैं वो अब 12 हो जाएंगे सिर्फ। और इस बॉडी को फॉर्म किया गया था 1960 में। इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है ईरान, सेकंड है इराक, फिर है सऊदी अरेबिया, इसके बाद कुवैत और लास्ट है वेनेजुएला। ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और प्रेजेंट में इसके 13 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग एंगोला। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना ऑस्ट्रिया में लाई करता है। ठीक है, याद रखने वाली बात और क्या है कि कतर ने इसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट किया था 2019 में। ओके, तो कतर भी पहले मेंबर हुआ करता था OPEC का, लेकिन इन्होंने बाद में 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दिया था। तो अब जो है फाइनली एंगोला ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं इसकी? कॉन्गो, यस इट इज देयर इन द लिस्ट। गेबॉन भी है, नाइजीरिया है, कतर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने इसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया था 2019 में। तो यहाँ पे कतर इज द राइट आंसर। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री वॉज द गेस्ट ऑफ 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स? कौन सी कंट्री गेस्ट रही 8th एडिशन के इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड कंट्री। और ये जो इवेंट है कंडक्ट हुआ है बाय द रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक थाईलैंड। कब से कब तक? 19 से लेके 22 दिसंबर तक, जहाँ पे डिफरेंट चीफ्स ऑफ नेवीज, सीनियर डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर कंट्रीज मौजूद थी इस इवेंट पे। और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को इंडिया ने कंसीव किया था 2008 में। ठीक है, मतलब इसका जो इनॉग्रल एडिशन था वो 2008 में स्टार्ट हुआ था नई दिल्ली में, और फिर इंडियन नेवी जो है इसकी चेयर रही अगले 2 सालों के लिए, यानी कि 2008 से लेकर 2010 तक।
ठीक है। तो फिलहाल इस साल किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? आंसर इज थाईलैंड। Which country has recently banned the export of rare earth processing technology? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में बैन लगा दिया है कि किसी भी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी और कंट्री में? तो चाइना ने ये एक्सपोर्ट बैन लगाया है अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि रिलेटेड होंगी टू द रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन एंड मैग्नेट प्रोडक्शन, ठीक है। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इनकी डोमिनेंस है वो मेंटेन रहे इन द ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट, क्योंकि ये जो कंट्री है चाइना, ये अकाउंट करती है फॉर 70% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, और ये नहीं चाहते कि मार्केट में इनके अलावा कोई और भी कॉम्पिटिटर सामने आए, ठीक है। तो रेयर अर्थ की हम बात करें तो ये 17 तरीके के स्कार्स मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्रिटिकल हैं फॉर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली हो क्या रहा था, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को चाइना बाहर कंट्रीज में शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से यूएस और जापान जैसी जो बड़ी कंट्रीज हैं, इनका जो डिपेंडेंस है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग या रेयर अर्थ मेटल के मामले में, वो चाइना के ऊपर कम होता जा रहा था, और यही रीजन है कि चाइना ने ये बैन फाइनली लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है चाइना। नेक्स्ट है एड्रिया मैमेलो केव where prehistoric rock art was recently discovered is located in which country? ये जो केव है ये कहाँ पे लाई करती है? तो आंसर है यहाँ पे मदागास्कर कंट्री। ये जो केव है सिचुएटेड है एक कार्स्ट लाइमस्टोन लैंडस्केप में इन द बेनेका लैंडस्केप, जो कि पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज रीजन का, जिसमें कि इनका बेमराहा नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है। और सिंपली आपको याद रखना है कि जहां पे एक प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हमें मिली है वो केव कहाँ पे है? आंसर है मदागास्कर। द रिसेंट इरप्शन ऑफ माउंट उलावोंग वोल्केनो हैपेंड इन विच कंट्री? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो माउंट है या जो माउंटेन है ये कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। इंडिया ने $1 मिलियन दिए हैं रिलीफ एड के तौर पे पापुआ न्यू गिनिया कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे एक सीवियर वोल्केनिक इरप्शन देखा गया है, और ये इरप्शन कहाँ पे हुआ है? माउंट उलावुन वोल्केनो में। ये एक एक्टिव वोल्केनो है ऑन द आइलैंड ऑफ न्यू ब्रिटेन इन पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में आ गई थी, और जिसके बाद 26,000 लोग ऐसे थे जिनको कि इवैक्यूएट कराया गया अर्जेंट बेसिस पे, और ये इनके यहाँ का एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर रहा। Recently, which country emerged as the winner of Under-19 Asia Cup 2023? इसकी विनर कौन सी कंट्री रही? आंसर है बांग्लादेश। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि बांग्लादेश ने किस कंट्री को हरा के ये कप जीता है। नेक्स्ट है As per the India Skills Report 2024, which state is the most preferred state to work? इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया वर्क करने के यानी काम करने के मामले में? तो यहाँ पे आंसर है केरला स्टेट, दैट इज सी ऑप्शन। एक्चुअली वी बॉक्स ने कोलैबोरेट किया कुछ एंटिटीज के साथ, जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, और मिल के इन्होंने अनवील करी है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को। और इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है इंडिया के अंदर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि 51.25% ऑफ इवेल्युएटेड यंग इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कि एम्प्लॉयबल पाए गए और उनके अंदर कुछ नेसेसरी स्किल्स भी मौजूद थी, ठीक है। तो यहाँ पे केरला टॉप चॉइस के तौर पे सामने आया अमंग द स्टेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इसी के साथ ये सेकेंड पोजीशन पे रहा इन ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी विद इन द 18 to 21 एज ग्रुप, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर आप काम करने के मामले में लोगों की चॉइस पूछेंगे तो वो प्रेफर्ड स्टेट उनका कौन सा है? आंसर इज केरला। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which state is the top performer among the coastal states in the logistic ease across different state means Leeds 2023 rankings? तो लीड्स की रैंकिंग को सबसे पहले कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनके मुताबिक टॉप परफॉर्मर रहा तमिलनाडु स्टेट अमंग द कोस्टल स्टेट्स। Which state is the main state partner of the international गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव? आपको बताना है कि ये इवेंट कहाँ पे हुआ और इसके लिए मेन स्टेट पार्टनर कौन सा स्टेट था? असम। Which state pollution control board has launched a mobile application जिसका नाम है जन अग्नि कलुष्या निवारणी? ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये तेलंगाना का है। Which state has emerged as the top performing state in the inaugural edition of खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन था जो कि नई दिल्ली में हुआ था, और इसको जीत लिया है हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा ने हाल ही में और कौन सी ट्रॉफी जीती है? इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। किस स्टेट को हरा के? तो राजस्थान को। सिरपुर वेटलैंड दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सिरपुर वेटलैंड लाई करता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल फार्मर्स डे 2023? नेशनल फार्मर्स डे के लिए थीम क्या रखी गई है, आपको ये बताना है। इसको हम किसान दिवस के नाम से भी जानते हैं और इंडिया के अंदर इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 दिसंबर को हर साल। इस दिन हम बेसिकली फार्मर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस तरह से वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में, और इसी के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। इस साल के लिए हमने थीम रखी है डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। 3 बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। सबसे पहले नेशनल फार्मर्स डे हम कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी को। और थीम हमने क्या रखी है इस साल के लिए? डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में देखा गया है कई बार, तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन रिवाइज कराती हूँ। वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम एड्स जो बीमारी है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और इस साल के लिए हमने थीम रखी लेट कम्युनिटीज लीड। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम मनाते हैं 19 नवंबर को और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीवी डे 2023? वर्ल्ड टेलीविजन डे होता है 21 नवंबर को और इस साल के लिए थीम रखी गई एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ 1 वर्ड थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन November 10? 10 नवंबर को एक स्पेशल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023? वर्ल्ड पोलियो डे हर साल हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं और हमने इस साल के लिए थीम रखी है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट है in India the black tigers or melanistic tigers that were recently in news are found exclusively in which tiger reserve? black tigers exclusive तौर पे कौन से टाइगर रिजर्व्स में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? उड़ीसा स्टेट के अंदर है। एक्चुअली जो 2022 का गवर्नमेंट डेटा था उसमें ये पता चला कि इंडिया में फिलहाल 10 रेयर ब्लैक टाइगर्स मौजूद हैं जिनको आप मेलानिस्टिक टाइगर्स के नाम से जानते हैं और ये के सारे हमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये अलग क्यों है? क्योंकि ये जेनेटिकल बेसिस पे डिस्टिंक्ट होते हैं और ये आइसोलेटेड एक टाइगर ग्रुप है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क को फेस कर रहा है अपने कंजर्वेशन को लेके, और यही रीज़न है कि हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये इसी फॉरेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा एंडेमिक होते हैं। ठीक है। तो ब्लैक टाइगर्स हमें कहाँ मिलते हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आंसर इज ओडिशा। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंसर इज असम। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, सिमलीपाल है उड़ीसा में और सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। सारी टाइगर रिजर्व्स की आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, कई बार स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए कुछ टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं जो पिछले दिनों चर्चे में थे। इनकी लोकेशंस जानना हमारे लिए जरूरी है। Which state has organized a 7-month eco-tourism session for tiger reserves and wildlife sanctuaries? कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश ने 7 महीनों का एक इको टूरिज्म सेशन क्रिएट किया था। किस लिए? टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? राजाजी टाइगर रिजर्व लाई करता है उत्तराखंड में। नामदफा, पक्के एंड कमलांग आर द टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये तीनों टाइगर रिजर्व्स आपको मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। सटकोशिया टाइगर रिजर्व दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज लाइज इन विच इंडियन स्टेट? सटकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा स्टेट के अंदर। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी हमने जस्ट बात की है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा स्टेट में लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। हु इज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? इंडिया का जो 2024 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसके लिए हमने चीफ गेस्ट किसको नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आंसर है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के, जो कि होगा 26 जनवरी को। और इसी के साथ ये 5th हेड ऑफ स्टेट हैं फ्रांस से जिनको ये ऑनर दिया जा रहा है। और याद रखने वाली बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे एट द बस्टाइल डे यानी कि फ्रेंच नेशनल डे परेड
जो कि पेरिस में हुई थी 14 जुलाई को। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इस वजह से हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को इन्वाइट किया है एज बीइंग द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। कमेंट्स में जरा बताइएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली किसी 2 मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम। आई होप कि आपको जरूर आता होगा। चलिए कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, ये काफी ज्यादा न्यूज में थी आजकल। फर्स्ट है सुल्तान हैतम बिन तारिक, हु वॉज रिसेंटली ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया, इज सुल्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सुल्तान हैतम बिन तारिक हाल ही में इंडिया को विजिट करके गए हैं और ये ओमान के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं। डोनाल्ड टस्क हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। डोनाल्ड टस्क नए प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड कंट्री के। लुक फ्राइडन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। लुक फ्राइडन लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। रॉबर्ट फिको हु वाज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट फिको नए प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवाकिया कंट्री के। और लास्ट है क्रिस्टोफर लग्जन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्रिस्टोफर लग्जन हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द शास्त्रा रामानुजन अवार्ड्स 2023। किसको हाल ही में शास्त्रा रामानुजन अवार्ड दिया गया है, आपको ये पूछ रहा है। तो ये अवार्ड दिया गया 2022 और 2023 दोनों के लिए, और 2 मैथमेटिशियन को दिया गया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कौन है ये? तो जो 2022 का प्राइज था वो दिया गया युन किंग टैंग को, और जो 2023 का प्राइज है ये मिला है रूजियांग जैंग को। ठीक है, और ये जो सेरेमनी है ये शास्त्रा के कैंपस में हुई है जो कि कुंभाकोनम में लाई करती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों विनर्स याद रखने हैं। 2022 के लिए ये अवार्ड दिया गया युन किंग टैंग को और 2023 के लिए ये प्राइज दिया गया रूजियांग जैंग को। ठीक है, चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया सुकृता पॉल को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए हैं, कोई अगर इनको डिटेल में कवर करना चाहता है तो वो कल का सेशन जाके चेकआउट कर सकता है। बासुकीनाथ झा विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड 2023 इज राइटर ऑफ विच लैंग्वेज। इनको मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड 2023 और ये एक मैथिली लैंग्वेज के राइटर हैं। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड 2023। जो 11th एडिशन है फिक्की वाटर अवार्ड का ये दिया गया एनटीपीसी कांति को। Who has been recently awarded with the 2023 लीफ एरिक्सन ल्यूनार प्राइज। ये दिया गया है इसरो को, किस लिए? हमारे सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए। Who has been awarded with the वीर चक्र 2023। जो वीर चक्र 2023 है ये दिया गया है बेनॉय रॉय चौधरी को, और ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास को हाल फिलहाल? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कोलैबोरेट किया इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ और मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रयास। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? सेफ और ऑर्डरली माइग्रेशन को प्रमोट करना फॉर इंडियन यूथ और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या फिर काम के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट प्रयास किसका है? आंसर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का। चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम कॉल्ड द रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन? तो यहाँ पे नासा के इंजीनियर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस की है ऑन एन एडवांस्ड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। इसका नाम इन्होंने रखा है RDRE, और इनकी टीम ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इस 3D प्रिंटेड RDRE के प्रोटोटाइप को 4 मिनट के लिए, जिसमें इन्होंने 5800 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट से ज्यादा अचीव किया है नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में। ठीक है, तो ये किसने डेवलप किया? आंसर है नासा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड इस साल किसको प्रेजेंट किया गया है? आंसर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने रिसीव किया 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। किसने दिया इनको अवार्ड? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और इसके अलावा जो कंपनी के बिजनेस हेड हैं मिस्टर सचिन फार्तियाल, इन्होंने इस एक्सेप्ट को अवार्ड किया इनके बिहाफ पे। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे।
तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ऑर्गेनाइज किया था 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। फ्रॉम टाइम टू टाइम द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो रिपोर्ट है ये जारी करती है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इनकी एनुअल पब्लिकेशन होती है और इसी के साथ इन्होंने इस साल इसको पब्लिश किया है। इसके 50वें साल पे, मतलब 50 सालों से ये रिपोर्ट ये जारी करते हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसमें फोकस करते हैं कि किस तरह से जो एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स है वो हम ला सकें और एनालिसिस कर सकें 122 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की, जो कि पार्टिसिपेट करती हैं वर्ल्ड बैंक के डेट रिपोर्टिंग सिस्टम में। फाइन, सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज कोऑर्डिनेटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का इनिशिएटिव 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं। कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। Which space organization has announced its plan to launch its first X-ray polarimeter satellite? एक्सपोसैट को प्लान किया है इसरो ने। ठीक है, लास्ट है Which Indian airline recently inducted India's first Airbus A350 aircraft into its fleet? कौन सी इंडिया की एयरलाइन है जिसने इंडक्ट किया है इंडिया का पहला एयरबस A350 एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज एयर इंडिया, जो कि फॉर्मर नेशनल कैरियर था और अब इसको ओन करती है इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप। ये फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बन चुकी है जो कि इनकॉर्पोरेट करती है एक एयरबस A350 एयरक्राफ्ट को, और ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वाइड बॉडी प्लेन है जिसको लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर 24 दिसंबर को। और इसी के साथ अब ये कनेक्ट करेगा इंडिया को विथ मोर लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज एयर इंडिया। कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि फर्स्ट इन न्यूज रही। Who has become the first Indian to be inducted as a governing board member of the International Table Tennis Federation? टेबल टेनिस फेडरेशन में पहली इंडियन कौन है जो कि इंडक्ट हुई हैं एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर? इनका नाम है वीता दानी। ठीक है, एट विच प्लेस दलाई लामा रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम? दलाई लामा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया पहला इंटरनेशनल संघ फोरम बोध गया, बिहार में। India's first sloth bear rescue center is located in which Indian state? इंडिया का पहला sloth bear rescue center है कर्नाटका में। Who's the first woman judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज हैं जस्टिस फातिमा बीवी। पिछले दिनों क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। साउथ इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? साउथ इंडिया का जो पहला बायो बैंक है ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे, ये हमारी श्योरिटी है। और इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि सेशन बहुत लंबा हो रहा है। एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा सकूँ, तो कहीं कहीं हम लोग 5 की जगह 6 क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सेशन लंबा हो रहा है और रिविज़न हमें कम करना चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपना व्यू, जिससे कि हम लोग आगे उसी हिसाब से प्रोसीड कर सकें। अगर आपको लगेगा कि वीडियो लंबी है और आपका काफ़ी टाइम इसमें जा रहा है तो फिर हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ें, ताकि एंड वक्त पे आपको स्ट्राइक कर सके जब आपको ज़रूरत हो तब। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.